नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं आरजे राघव आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम जिसका नाम है आर्टिस्ट ऑफ द डे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आनंद सिंघनपुरी जी, जो कवि हैं और फार्मासिस्ट भी हैं। हम जानेंगे उनके बारे में बहुत कुछ। तो आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद 89.6 पूरे फैमिली को, रेडियो धूम। जी, और आनंद जी, हम सबसे पहले आपसे परिचय जानना चाहेंगे आपका, और अपने श्रोताओं को भी बताना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से पढ़ाई की आपने। जी राघव जी, वैसे तो मेरा मूल नाम है त्रिदेवराज आनंद किशोर और साहित्यिक गतिविधियों में मैं आनंद सिंघनपुरी के उपनाम से लिखता हूँ। और जितने भी परिचित के हैं, कॉलेज के जितने फ्रेंड हैं मेरे, वो अपना ओरिजिनल नाम से जानते हैं। और बाकी ऐसे साहित्यिक और कई जगह आना जाना होता है, उसमें मेरा जो आनंद सिंघनपुरी है उसी नाम से चर्चित हूँ। और उस नाम से अपनी फिर रचनाएं जो भी लेखन है किया करता हूँ। तो ये आनंद सिंघनपुरी ही क्यों चुना? इसकी कोई खास वजह है? आनंद सिंघनपुरी लिखने की वजह इतना तो खास नहीं है, लेकिन फिर भी अब पुराने जो भी हमारे गीतकार रहे हैं, जैसे मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, तो इन्होंने अपना जन्म स्थान जहाँ जहाँ पैदा हुए हैं तो उसको ज़्यादा हाईलाइट किए। तो मैं भी अब बचपन से ही, अब 2000 से मैं स्टार्टिंग किया हूँ लिखने का। हालांकि म्यूजिक से जुड़ा हुआ हूँ, पहले भी मेरे पिताजी भी म्यूजिशियन थे, गाते बजाते थे, किसी कार्यक्रम में आना जाना होता था तो बचपन में मैं आना जाना भी उनके साथ किया करता था। तो रुझान जो मेरी संगीत के प्रति और लिखने की जो प्रति है, साहित्यिक जो गतिविधियाँ हूँ में आने की, तो वहीं से प्रेरणा मिली मेरे को। और उसके बाद नाम जो लिखने का है वो इसी मैं अपना बना लिया। तो हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाइयों में सबकी जो नाम है ये लंबा लंबा है। अच्छा, तो ये सिंघनपुर गांव का नाम है आपके? सिंघनपुर मेरे गांव का नाम है। ये कहाँ पड़ता है ये? सिंघनपुर आपका सारंगगढ़ से 18 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये पूर्व की दिशा में महानदी के समीप पस्त बसा हुआ गांव है। और पढ़ाई वगैरह आपने कहाँ से की? पढ़ाई मेरा बचपन का तो गांव में ही हुआ, स्कूली जो 8वीं तक है। उसके बाद सारंगगढ़ में हुआ 10वीं तक। फिर उसके बाद मैं गांव से लगा हुआ 11वीं 12वीं की जो पढ़ाई है स्कूल 12वीं तक की, वो गांव से लगा हुआ एक गांव है कोसीर जी, अभी उप तहसील हो गया है, वहाँ फिर हुई। उसके बाद कॉलेज की जो पढ़ाई है बिलासपुर चल दिया। बिलासपुर में मेरी पढ़ाई सब वहीं हुई है, लगभग 10-12 साल वहीं मैं रहा। क्या कोर्स किए हैं सर? वह बी फार्मेसी किया हूँ मैं। अच्छा, चौक से इंजीनियरिंग कॉलेज से 4 साल वो पढ़ाई हो गया। और उसके उपरांत फिर छोटे छोटे कोर्स PGDCA है, PDCR है, PCPE है, MA हिंदी, MA अंग्रेजी, और उसके बाद MSc भी। हमें लगा कि डिग्री केवल सूरज लेके घूमता है गर्मी में, आपके पास भी बहुत सारी डिग्रियां हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम एक कविता सुनना चाहेंगे आपसे। ठीक है, मैं एक सिग्नेचर कविता आपको सुना दे रहा हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। जिसका शीर्षक है रे मानव चल। और ये हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायी कविता है और इससे अनुसरण करना चाहिए लोगों को। तो उसी कविता की ओर रुख करता हूँ। बिल्कुल। रे मानव चल चल, धीरज ले चल, धीरे से चल। रे मानव चल चल, धीरज ले चल, धीरे से चल। मंजिल फिसलन भरी बहुत है, जरा संभल। रे मानव चल, धीरज ले चल, धीरे से चल। मुश्किलों में संभलना इतना आसान नहीं है। सरल पथ पर चलना कोई इम्तिहान नहीं है। लाख आएंगी कठिनाइयाँ आगे चलकर, सामना करना होगा उसे डट कर। सपनों की दुनिया से दूर
घर से निकल रे मानव चल, धीरज ले चल, धीरे से चल। वाह। मीठे बोलों से हृदय आंगन को हर सालें, हमी सरिता की धार जीवन में बरसालें। मीठे बोलों से हृदय आंगन को हर सालें, हमी सरिता की धार जीवन में बरसालें। कुछ न रह जाएगा अंत में प्यारे, जीवन एक साधना है मिलकर संवारे। छल कपट की दुनिया से दूर सबको बदल रे मानव चल, धीरज ले चल, धीरे से चल। वाह। अंतिम बंद है। स्वागत। दुनिया बहुत बड़ी है, हर क्रीड़ा यहाँ निराली, दांव पेच रच बसी जनता कितनी भोली भाली। भोलेपन से भोलेपन से लूटे हैं लुटिया सारी, अजब तमाशे और दुनियादारी। राम बचाए हमें रखे कोसों दूर, हर पल रे मानव चल, धीरज ले चल, धीरे से चल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पंक्तियाँ, बहुत अच्छी आवाज़ और लोगों का मनोबल बढ़ाने वाली ये पंक्तियाँ थी। और जानना चाहेंगे कि आपके घर परिवार में, जैसे आपने जिक्र किया कि 4 भाई हैं, और कौन कौन हैं? आप सबसे छोटे हैं कि सबसे बड़े हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। और मेरे से 3 और बड़े भाई हैं। एक हमारे बड़े भैया थे, उनका हाल में देहांत हुआ। बाकी 3 और बचे हुए हैं हम लोग। जी। तो क्या करते हैं उन लोग भी? अब खेती किसानी या और कुछ ऐसे बिजनेस करते हैं अपने अपने हिसाब से। चलिए, तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक कविता और सुनना चाहेंगे। तो वो कविता कौन सी सुनाना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो? जी, उसी पर आधारित है। सीधा द्वार हृदय के खोल दे, आहा, शीर्षक है इस कविता की। दिल की बात की तो आपने दिल से वाली कविता निकाली। आपसे जुड़ी हुई कविता। बिल्कुल। और लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल। हे प्रिय, द्वार हृदय के खोल दे, रसना में आकर मधुरस घोल दे। हे प्रिय, द्वार हृदय के खोल दे, हृदय के इस 2 तार में, इस भव बंधन के संसार में, होकर दूर छल छद्म प्रपंच की माया से, निश्चल प्रेम प्रीति अंतर मन से। हे प्रिय, प्रीत रस मन में घोल दे, रसना में आकर मधुरस घोल दे। हे प्रिय, द्वार हृदय के खोल दे। चुप सी हैं दीवारें और रात दिन, कटती नहीं तुम्हारे बिन पल छिन। सूने से लगते घर और आंगन, तरसे हैं हर पल नयन का सावन। हे प्रिय, मन की 2 टूक बात बोल दे, वाह वाह। रसना में आकर मधुरस घोल दे। हे प्रिय, द्वार हृदय के खोल दे। मन व्यथित है विरह वेदना से, आस जगा दो अपनी चेतना से।
विकल है दो बूंद चाह पाने की, बड़ी आरजू है बुझे प्यास मन की। हे प्रिय मेरी प्रीत तराजू में तोल दे, रसना में आकर मधुरस घोल दे। हे प्रिय द्वार हृदय के खोल दे, रसना में आकर मधुरस घोल दे। हे प्रिय द्वार हृदय के खोल दे। बिल्कुल, और आपने इतनी अच्छी कविता सुनाई, ये द्वार हृदय के खोल कौन नहीं रहा था, हम ये जानना चाहेंगे जिनके लिए आपने ये कविताएं लिखी। शादी तो हो चुकी है आपकी, कहीं भाभी जी के लिए तो नहीं? चुकी है, क्या है, इसलिए कहा जाता है कि कवि तो एक तो दूरदर्शी होते ही हैं। अच्छा। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इस कहीं न कहीं अब कवि लोग अब इसी चीज़ को चरितार्थ करते रहते हैं। अच्छा। हालांकि कल्पना में गुजरते हैं, कल्पना की शक्ति ही ऐसा एहसास करा जाती है कि सटीक बैठ जाता है किसी के प्रति। हालांकि उस कल्पनाओं से हम उस चीज़ से गुजरे नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है सुनने वाले की सटीक है। अच्छा, मतलब गॉड गिफ्टेड होती हैं ये चीज़ें। और ये जानना चाहते हैं कि आप फार्मासिस्ट हैं अभी, तो कहाँ आप पदस्थ हैं? मैं CSC पुसौर यहीं से लगा हुआ है, रायगढ़ जी। से वहीं हूँ। कितने वर्षों से हैं आप? वैसे तो 8 साल हो गया। अच्छा, तो शुरू से वहीं हैं? नहीं, अलग अलग जगहों में था, करतला में, धर्मजगढ़ में। तो उसके बाद कैसे वहाँ सिलेक्शन हुआ? कुछ एग्ज़ाम देने पड़ते हैं क्या इसके लिए? एग्ज़ाम उस समय निकला था 2014 में, और उसी बेस पे फिर अभी तक। तो ये परमानेंट है कि संविदा वगैरह ऐसा कुछ? ये अभी संविदा है, 8 साल हो गया। अच्छा। और शादी कब हुई आपकी? थोड़ा सा मैं रुख चेंज करता हूँ। शादी 2021 में अक्टूबर में अच्छा। शादी हुई है। और भाभी जी क्या करती हैं? भाभी जी वो भी है, मेडिकल फील्ड में ही है, नर्सिंग स्टाफ है वो भी। क्या बात! तो कहीं घर वालों की मर्जी से थी कि खुद की मर्जी से थी? एक प्रकार का संयोग है। अच्छा। चलिए, तो कोई एक कविता यदि आप भाभी जी को डेडिकेट करना चाहें तो? हाँ बिल्कुल, सुना देंगे। बिल्कुल, क्योंकि वापस घर भी तो जाना है। जी, आंखें पढ़ लो, उन्हीं को डेडिकेट करते हुए। बिल्कुल। आंखें पढ़ लो, आँखों में ही मेरा प्रेम बसा करता है। आहा, वाह! आंखें पढ़ लो, आँखों में ही मेरा प्रेम बसा करता है। भौरों का गुनगुन करना, यूं खिले फूलों से कुछ तो बोले, हंसती खिलती रहे डालियां, प्रीति का ऐसा क्या रस घोले, मधु गीत गा गा कर, मकरंद चुरा कर, गहरा राज खोले। आंखें पढ़ लो, आँखों में ही मेरा प्रेम बसा करता है। आँखें ही चितेरे कलाकार, चित्र बना संसार रचती है। आंखें मन की भाषा पढ़ ले, ऐसा पीर बसा करती है। कभी गंगा जमुना सा पानी, कभी खुशियों की धार बहती है। आंखें पढ़ लो, आँखों में ही मेरा प्रेम
बसा करता है। अंतिम निवेदन। तुम्हें निवेदन जान लो, कुछ नैन सुख भी मिला करता है। अमावस की रातों में, अमावस की रातों में तेरा मुख चांद बन खिला करता है। खोल पट हृदय के तुम्हारे, अवसर नहीं मिला करता है। खोल पट हृदय के तुम्हारे, अवसर नहीं मिला करता है। आँखें पढ़ लो, आँखों में ही मेरा प्रेम बसा करता है। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ थी। और आंखें पढ़ना ही सबसे कठिन काम है। कई लोग पीएचडी कर लेते हैं मगर आंखें नहीं पढ़ पाते हैं, और आपकी इन पंक्तियों को सुनने के बाद लोग आंखें पढ़ना चालू कर देंगे। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे दिल में भी ख्याल आता है कि आपको क्या ख्याल आता है। और जब भी आप कविता लिखते हैं तो अधिकतर हमें लगता है कि एक वातावरण चाहिए रहता है लिखने के लिए। कई लोग कहते हैं शांत वातावरण चाहिए, कोई हल्ला ना हो, कोई शोर ना हो। तो आपके साथ भी ऐसा है कि शांत वातावरण चाहिए? कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि गाड़ी में चलते रहते हैं और दिमाग में आ जाता है कि कुछ लिखना है, कुछ कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहते हैं। तो किस समय आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ लिखने वाला हूँ, या आपके मन में विचार आते हैं? जी, वैसे तो कविता हर तुकबंदी जो भी शब्दों को करना कोई कविता नहीं है जी, उसका भी अर्थ होना चाहिए। और आप शब्दों को तुकबंदी में जोड़ दिए, कविता बना दिए, शेर व शायरी, तो इसको कविता का नामकरण देना उचित नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल से। और तो आपके ख्याल से कविता का पैमाना क्या होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? और जैसे ही कि आपने बताया कि एकांत जो समय होना चाहिए, एकांत कहीं जगह, तो उसके लिए कोई निर्धारित नहीं है पर्टिकुलर। हाँ, हालांकि दिमाग में कवि के तो शब्द हमेशा बनते रहते हैं, बुनते रहता है दिमाग, मनोमस्तिष्क में पहले से ही रहता है। उस हिसाब से फिर ऑटोमेटिक लेखनी आपको कविता के रूप में रूपांतरित हो जाती है। अच्छा, पहले की लेखनी में और अभी की लेखनी में आप क्या अंतर देखते हैं? पहले हम देखते थे कि जैसे निराला जी वगैरह हो गए हैं, ये बहुत बड़ी कविताएं होती थी, इनके एक शब्द को समझाने के लिए एक शिक्षक की भी ज़रूरत होती थी। और अभी कुछ रचनाएं हमको सुनने मिलती हैं जो आसानी से समझ भी आ जाती हैं। किसी को मुक्तक कहते हैं, छंद कहते हैं। इस विषय में यदि आप कुछ बताना चाहें तो। जी, वैसे तो देखिए हरिश्चंद्र के ज़माने में और चंद बरदाई उस समय की जो कविताएं थी, छंदबद्ध कविताएं थी, और होना भी चाहिए क्योंकि हिंदी देश में रहते हैं और शब्दों को उसी से आज पीढ़ियां चल रही है जी। जब तक उन लोग शब्दों को संग्रहित नहीं करते तो आज हालांकि समझने में दायरे अब समय का धार बदलते रहते हैं। कई शब्द थे अब भ्रंश हो गए। अच्छा। धीरे धीरे परिवर्तन, उस शब्दों को विलुप्त होते गए, आज नए शब्द बन गए। तो ये समय निर्धारित करता है। उस समय ऐसा काल था कि शब्दों को संग्रहित किया जाता था, एक एक शब्द को क्या उसके अर्थ निकाले जाते थे, क्योंकि अब भाषा क्या हिंदी देवनागरी लिपि से आया और संस्कृत जो है वो देववाणी मानते हैं। जी जी। पहले को भाषा नहीं है। अच्छा। हिंदी भाषा, तो उसके लिए देवनागरी लिपि से लिए और फिर शब्दों को जोड़ना, संग्रहित करना, उसकी एक डिक्शनरी बनाना। तो उस समय का वो कालखंड ही ऐसा था कि उस शब्दों को, वैसी शब्दों को लेकर के कविताएं रची बसी जाती, बोले जाते थे। और आज के ज़माने में अब समय का धार पे सबको, आप किसी शब्द अब पराकाष्ठा बोलूँगा तो क्या होता है कोई नहीं जानेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे लोग आधा तो अंग्रेजी हो गए। जी जी। अंग्रेजी में आप बोलेंगे, अंग्रेजी मीडियम स्कूल हो गए। जी।
और बच्चा हर व्यक्ति कोई सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता बच्चे को। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम, और दूसरी चीज़ छत्तीसगढ़ में मान लीजिए हम लोग रहते हैं तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यहाँ की मातृभाषा को अब ज़्यादातर हिंदी शब्दों में वो अपना बोलने का जो ये है भाषा उसमें दिखने को कहीं मिल जाती है। हाँ। तो एक और कविता यदि आप हमें सुनाना चाहें, कोई बढ़िया सी। हालांकि आपकी सारी कविताएं अच्छी हैं, तो उसमें से भी अब तो आप पूरी किताब छपवा चुके हैं। किताब पहले तो आनंद सिंघनपुरी की कविताएं करके एक किताब निकली, फिर दूसरे बार काव्य तरंग अनुपम 2009 में, दिल की आहट है। अच्छा। फिर साझा संकलन भी है, उसके बाद अनुवादित किताब भी है मैना के गौना। अच्छा। एक संपादकीय किताब, उसके बाद अभी लेटेस्ट में एक किताब वो भी छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किए हैं, बच्चों सरल हो ऐसे करके जी। अभी और लघु कथा पर काम कर रहे हैं, कहानी अच्छा। संग्रह। कहानी भी लिखते हैं आप? कहानी मैं, हालांकि अभी सीखने की उम्र है तो हर विधाओं को सीखना पढ़ना चाहिए। कहते हैं सीखना जीवन पर्यंत बना रहता है। जब तक आदमी को सही मोड़ ना मिले जी, तो अब जहाँ मोड़ में तो अब जा रहे हैं, अब मंजिल जहाँ तक पहुँचेगी वहीं पर अपना ठिकाना आशियाना बनाएंगे कि कौन सा अब सही है, कौन सी। तो अभी आप कौन सी रचना सुना रहे हैं हमें? ऐसे ही मैं अब मंजिल शब्द आया तो अब मैं ढूंढने निकला हूँ। अच्छा। और कहाँ तक मेरी मंजिल है, तो इस कविता के माध्यम से आप लोग भी सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कहा किंवदंती है कि पारस पत्थर पा लेने से कोई भी वस्तु अब सोना हो जाता है। जी। हालांकि कोई व्यक्ति देखे होंगे अलग बात है, लेकिन आज तक तो हम देखे नहीं हैं। तो उसी के तारतम्य में एक कविता। स्वागत। कि आदमी अपने लक्ष्य की ओर कहाँ भागता है और जब मिल जाए तो उसके लिए खजाना है। तो वैसे मैं भी लक्ष्य के पीछे भाग रहा हूँ, तो सुनिएगा। स्वागत। मैं सौगंध खाए निकला हूँ, मैं सौगंध खाए निकला हूँ, जो जीवन मेरा तार दे। मैं पारस ढूंढने निकला हूँ, जो जीवन मेरा संवार दे। मैं सौगंध खाए निकला हूँ, जो जीवन मेरा तार दे। मैं पारस ढूंढने निकला हूँ, जो जीवन मेरा संवार दे। इन नैनों ने सपने देखे, दिन रात आंसुओं को पोंछे। धूप ने तन को पिघलाया, पर मैंने घुटने ना टेके। हर दिशाएं खोजने निकला हूँ, हर दिशाएं खोजने निकला हूँ, जो सदा प्यार ही प्यार दे। मैं पारस ढूंढने निकला हूँ, जो जीवन मेरा संवार दे। वीरान सड़कें गमगीन गली, वीरान सड़कें गमगीन गली। इस देहरी कभी उस देहरी, कभी इस गांव कभी उस शहर। चिलमिलाती घनी दोपहरी, सावन बंजक को निकला हूँ, सावन बंजक को निकला हूँ। सूखी धरती को बहार दे। मैं पारस ढूंढने निकला हूँ, जो जीवन मेरा संवार दे। देख दुखों का तीखा क्रंदन, देख दुखों का तीखा क्रंदन। सुख का मीठा भी सीठा लगे, कोई ठाव पग नहीं बंधते। हर छड़ छड़ को ठगने लगे, कोई ठाव पग नहीं बंधते। हर छड़ छड़ को ठगने लगे। मैं दर्पण ढूंढने निकला हूँ, मैं दर्पण ढूंढने निकला हूँ, जो छवि प्रीत की उतार दे। मैं पारस ढूंढने निकला हूँ, जो जीवन मेरा संवार दे। ये बहुत बढ़िया आपकी रचना, और सभी रचनाएं मैंने बहुत बार कह चुका कि बहुत बढ़िया हैं, और ये सच है कि बहुत बढ़िया हैं। तो सिंघनपुरी जी, हम प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। और अभी आपने जैसे बताया कि आपकी इतनी किताबें छप चुकी हैं, और
अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कितने मंचों में गए, वहाँ कविता सुनाई, कहाँ कहाँ गए, क्योंकि हमने सुना है कि आप किसी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं किसी संस्था के, तो किस संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहाँ की ये संस्था है और इसका क्या काम है? देखिए, वैसे तो लोक संचेतना फाउंडेशन है और मैं ही अपना एक संगठन बनाया था, लेकिन फ़िलहाल अभी एक ही संगठन में काम कर रहा हूँ। अच्छा। और साहित्यिक मंचों में तो जाने का पहला रुझान, मैं पहली बार गया था भिवानी, हरियाणा। तो वहाँ से मंचों में जाने का क्या है, थोड़ा उस समय क्या कविता लिखते थे भले ही, लेकिन मंचों में जाने का अवसर ना, मैं थोड़ा शर्मीले प्रवृत्ति का आदमी जी। उतना ज़्यादा ना मैं सामने आता नहीं था। अच्छा। भले कविता लिख दी, अलग बात थी, लेकिन ज़्यादा मंचों में आना जाना। फिर धीरे धीरे यहाँ रायगढ़ में आने के बाद यहाँ भी एक भव्य अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन करवाए। अच्छा। तो उसके बाद फिर अपना आना जाना मंचों में हुआ और तब से आज तक निरंतर जारी है। उत्तर प्रदेश में भी सुना हूँ आपको कोई सम्मान मिला है? उत्तर प्रदेश में गए थे, उस समय मांझी मेला था। अच्छा। तो डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय जी हैं जी। तो और उनके द्वारा भी मेरे शादी में भी आए थे, तो उन लोग कुछ सम्मानित किए कोरोना योद्धा करके। अच्छा। उनकी संस्था 2-3 संस्था हैं। चलिए, तो हम एक कविता और आपसे सुनना चाहेंगे। ठीक। मेरे दिल के कोने में कोई तो आके बस जाओ। आहा वाह। मेरे दिल के कोने में कोई तो आके बस जाओ। टूटे हुए घरों दो में रूप अपना सजा तो जाओ। जुड़ जाएंगे यूं ही हम दोनों, चाहे हो कितनी टूटन। प्रीत के गहरे रंग में हमें भी डुबा जाओ। वाह। मेरे दिल के कोने में कोई तो आके बस जाओ। सूना सा है घर का आंगन, दीप प्रेम का जला आओ। कोरा पन्ना है दिल हमारा, कुछ तो दो शब्द लिख जाओ। बेरंग सी लगी है दुनिया हमारी, क्या तुम्हें बतलाएं। खोल कर दिल का झरोखा, रूप प्रेम का दिखा आओ। मेरे दिल के कोने में कोई तो आके बस जाओ। अंतिम है स्वागत। बेढंग पड़ी है सारी दीवारें, कुछ तो रंग लगा आओ। टूटे हुए दिल के अरमानों को आकर जरा सहलाओ। रूखी रूखी सी लगी है फिजाएं गुलशन के सारे। मेरे दिल के गुलशन में प्यार के पुष्प खिला आओ। मेरे दिल के कोने में कोई तो आके बस जाओ। बहुत बढ़िया। आपकी शादी हो चुकी है, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि दिल के कोने में कोई तो आके बस जाओ। ये प्रोग्राम भाभी जी सुनेंगी तो क्या कहेंगी? हाँ, ये अब उस जमाने की है। अच्छा। तो यदि भाभी जी इस कविता में कुछ बोलें तो आप बोल दीजिएगा कि इसके बाद हमने आपको एक गाना डेडिकेट किया था। जी आनंद जी, आपकी कविताएं सुन के समय का पता ही नहीं चल पा रहा है और समय ज़्यादा तो अनुमति नहीं दे रहा है, मगर कुछ श्रोता जो कवि भी हैं या लिखना चाह रहे हैं या लिखते हैं डायरियों में, और कुछ लोग जो फार्मासिस्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं एक साथ आपसे जानना चाहूँगा दोनों के लिए कि जो
नवोदित कवि लिख रहे हैं तो किस धारा में उनको आगे जाना चाहिए और क्या आप उनको सीख देना चाहेंगे, और यदि कोई पढ़ाई कर रहा है फार्मासिस्ट की तो उसको आप क्या बताना चाहेंगे कि तैयारी कैसे करें और उसको पास कैसे करें? जी जी। तो पहले मैं फार्मासिस्ट के लिए तो पहले आपको पीपीएचटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा। एग्ज़ाम देने के बाद आजकल सिलेक्शन होता है और उसके लिए तो कोचिंग करना पड़ेगा। और इसमें से मेडिकल खोल सकते हैं, जैसे सुना हूँ तो मतलब जैसे डी फार्मा भी एक डिप्लोमा होता है, ए बी फार्मा होता है, तो एक लाइसेंस में एक मेडिकल खोल सकते हैं कि एक से ज़्यादा भी खोल सकते हैं? देखिए, होलसेल में लगता नहीं है। अच्छा। लेकिन जो मेडिकल स्टोर के लिए उसके लिए लाइसेंस लगता है। अच्छा। और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए एक ही मेडिकल खोल सकता है। अच्छा। कोई जैसे बी फार्मा कोई किया है तो ऐसा नहीं कि वो नहीं, उसकी डिग्री ज़्यादा बड़ी है तो ब्रांचेस और कई सारे अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं। और जो नवोदित कवि लिख रहे हैं, नवोदित कवियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आजकल जो पढ़ने की ललक बहुत कम हो गई है। अच्छा। कोई पढ़ना नहीं चाहता, हम्म। केवल लिखने, धारा प्रवाह लिखना चाहता है। अच्छा। तो वैसे मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप तो पढ़िए, किताबों को पढ़िए, दूसरे जो भी लिखे हैं, इतने सारे लेखक कवि हैं, उनकी किताबों को पहले पढ़िए, उसके बाद आप लिखिए। और केवल कविता ही मत लिखिए। अच्छा। और कई सारे विधाएं हैं, नाटक है, कहानी है, उपन्यास, खंड काव्य जैसे लिख रहे हैं, विधाएं, रिपोर्टाज है, एकांकी है, इन विधाओं पर भी आप कलम चलाइए, तब तो समांतर रूप से सभी विधाओं को जान पाएंगे। आज के ज़माने में केवल तुकबंदी कविताएं लिख रहे हैं, और कुछ अभी नए अब चलन भी आया है कि अब कुछ छंदों में भी प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है, छंद में पहले भी लिखी जाती थी कविता जी। आज भी लिखी जा रही है। बिल्कुल। तो छंद को अब किस तरह से आप रूपांतरित, कोई नया छंद तो लिख नहीं रहे हैं जी। उसमें गीता, अब आज के ज़माने के लेटेस्ट वर्जन जो भी आप कविता लिखना चाहें, हर तरह की समावेश हो उसमें, तब लोग सुनेंगे। केवल शेरो शायरी से आप लोगों को क्या शिक्षा है? नहीं तो एक सशक्त माध्यम था उस जमाने में, आज़ादी से पहले कविता लिखने सुनाने की जो परंपरा चली आ रही। चलिए ठीक है। जो श्रोता नवोदित हैं अभी डायरियों में लिख रहे हैं, तो जैसे आनंद जी ने कहा कि पहले पढ़िए, गहराइयों को समझिए शब्दों की, उसके बाद जब आप लिखेंगे तो आपके शब्दों में भी उतनी ही गहराई आएंगी। तो जाते जाते एक और कविता हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। कविता का शीर्षक है तेरी यादें। अच्छा। और याद को आप जिस तरह से आज का साझा किए हैं, अच्छा। तो मैं भी भुलाना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए क्योंकि आप आए और हर प्रकार की कविताएं सुनाए, अधिकतर श्रृंगार की थी ताकि भाभी जी भी नाराज ना हो। हाँ, बिल्कुल। मैं दूर बैठा तन्हा ही सही। अच्छा। मैं दूर बैठा तन्हा ही सही, पर उसकी यादें दिल के अंदर है। आहा। यादों का साया ले, बहता प्यार का समंदर है। मैं दूर बैठा तन्हा ही सही, पर उसकी यादें दिल के अंदर है। यादों का साया ले, बहता प्यार का समंदर है। मायूस हो जाता हूँ कभी, मायूस हो जाता हूँ कभी, दिल पे चल रहा कैसा खंजर है। लगता गिरदाब में पड़े ना, लगता गिरदाब में पड़े ना, पर यहाँ तो उसी का मंजर है। आहा। दिले नादा है यारो, हम्म। दिले नादा है यारो, कौन समझाए यही तो अंतर है। मैं दूर बैठा तन्हा ही सही, पर उसकी यादें दिल के अंदर है। अपसार करे इशारे, एक ऐसा चलता जादुई मंतर है। अपसार करे इशारे, एक ऐसा चलता जादुई मंतर है। अर्जदार दूर बैठा, आवाजाही न हो तो लगे बंजर है। मैं दूर बैठा तन्हा ही सही, पर उसकी यादें दिल के अंदर है। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। जी, आप रेडियो धूम 89.6 के पूरे आप लोग के ग्रुप को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आप सभी ने बुलाया। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे मेहमान थे आनंद सिंघनपुरी जी।
और आज के इस प्रोग्राम का संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने, जिसमें तकनीकी सहयोग रहा पवन मिश्रा का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। तो अब मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति, मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी प्रोग्राम में। मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।